अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं शुमाइला अरशद। अगर हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें, चाहे वो मुआशी हो या सियासी हो, तो खासी मायूस कुन है। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो यकीनन उसका असर जो है वो मुआशी सूरत हाल पर भी पड़ता है, और इन्हीं हालात का आज हमारा मुल्क सामना कर रहा है। अगर हम बात करें सियासी जमातों में इत्तेफाक की, तो वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सारे मामलात में सबसे ज्यादा जो तबका परेशान है, जो सफर कर रहा है, वो अवाम है। महंगाई इस कदर है कि अवाम का जीना अब मुश्किल हो गया है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो आपस में ही इत्तेफाक नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो अवाम है उसको बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन वो भी अभी तक हतमी नताइज पर नहीं पहुंच सके हैं। IMF वफ्द भी रवाना हो गया है, लेकिन अभी तक उनका क्या फाइनल नतीजा निकला है ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इसके अलावा जो महंगाई का तूफान है, अब नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। तो इन हालात में अवाम किस तरह से गुजारा करेंगे, यही आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले नुसरत वाहिद साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सिद्दीकुल फारूक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ हैं। इसके अलावा सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब, आप बताइएगा, IMF का वफ्द रवाना हो गया है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि मुज़ाकरात हतमी नताइज पर पहुंच चुके हैं, वैसी सूरत हाल तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आप क्योंकि हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं, हमें बताइएगा कि IMF मुज़ाकरात आखिर हैं किस मरहले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल IMF के नुमाइंदे ने वजीर खजाना के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन अक्सर पॉइंट्स पर इत्तेफाक राय की बात की। उन्होंने कहा कुछ और आप इकदाम उठा लें, और हमने यकीन दिला दिया है हुकूमत ने कि ये इकदाम भी हम नाफिज कर देंगे। और वहाँ जाके बाकी जो चंद दिन, 2 दिन 4 दिन और अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनका राब्ता रहेगा, और ये फाइनल हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ आपको, पैनलिस्ट को और आपके तमाम नाजरीन को, कि पाकिस्तान जिसे अल्लाह ने हर तरह की नेमत से नवाजा है, वो IMF के पीछे कशकोल लेके फिरता रहे, ये नापसंदीदा सूरत हाल है। लेकिन बदकिस्मती से ये मुआहदा इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया। उस वक्त का उनका क्लिप चलाएं और उन्होंने कहा हमने मुआहदा किया है, महंगाई आएगी। यही बात आज से 20 दिन पहले लाहौर में जो PTI ने इक्तिसादियात पे सेमिनार किया है, वहाँ इनके आखिरी वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी यही कहा कि हमें IMF की मुश्किल तरीन शराइत कबूल करके मुआहदा करना पड़ा। तो अब वो जो इन्होंने मुआहदा किया, आखिर उसकी लास्ट लेग है, वो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही है। उससे मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन जो वजीर आजम ने नासिर महमूद खोसा कमेटी कायम की थी, उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं उन पर अमल दरामद होगा। और अब ये जो इजाफी बोझ है, लेकिन सिद्दीक साहब हमें ये बताइएगा ना, क्या वजह हुई कि मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके? अभी भी कुछ बातचीत है जिसका सिलसिला जारी रहेगा। क्या हुकूमत की तैयारी मुकम्मल नहीं थी कि IMF वफ्द को मुतमईन करके यहाँ से रवाना किया जाता? अभी तक क्यों बात लटकी हुई है? नहीं, मैं एक दो जुमले कह लूं मैं आपके इस बात का कि हतमी क्यों नहीं हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी IMF की शराइत हैं, वो अब शेयर बर्डन जो है वो अवाम, हुकूमत, पार्लियामेंट के मेंबरान, ब्यूरोक्रेसी और भी कुछ इदारे जो हैं वो सब शेयर करेंगे। तो ये तकसीम कर दिया जाएगा। हतमी अभी ऐलान, खैर यहाँ स्टाफ लेवल पे तो ये होता भी नहीं है, ये तो बोर्ड मंजूर करता है हतमी तौर पे। कुछ और चीजें हैं जिन पे हमने ये देखना है कि कितना बोझ हम मजीद डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करूं कि वो बाहम्र मजबूरी हमें वो जो 2-3 शराइत हम जिन पे एग्री कर रहे हैं वो भी हमें नाफिज करनी पड़ेगी, और बोर्ड की सतह पर मंजूरी हो जाएगी। इसे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, ये हतमी बात इंशाल्लाह है।
अच्छा सिद्दीक साहब, एक खबर ये भी हम तक आ रही है कि शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, तो इस तरह की गिरफ्तारियां आप क्या समझते हैं, ये इत्तेफाक पैदा कर सकेंगी सियासी जमातों में? ये तो फिर और बात को बढ़ाने वाली सूरत हाल है। दो चीजें हैं अपना शुमाइला बेटा, कि एक तो है कानून का रास्ता और एक है सियासी इंतकाम। आप देख लें, हमें 10 महीने सर, हो गए मुखालिफ हैं। तो यही कहते हैं कि ये सरासर सियासी इंतकाम है, अगर शेख रशीद का मामला भी देखा जाए। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। पीटीआई वाले कहते हैं हमने मुस्लिम लीग नून से सियासी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डाल दी। उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम कर दिया। उन्होंने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद अहमद फवाद को पकड़ा, 9 महीने जेल में रखा और कहा कि अगर तुम शहबाज शरीफ का नाम ले दो तो चले जाओ। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लोगों को हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया। कुछ मामलात में इमरान खान इकरारी मुजरिम है, तोशा खाना में वो इकरारी मुजरिम है, फॉरेन फंडिंग में वो इकरारी मुजरिम है, हेलीकॉप्टर केस में वो इकरारी मुजरिम है। उन्होंने ही अपने आप को एनआरओ दिया था सबसे पहले प्रेसिडेंशियल जी ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के कानून में तरमीम करके। लेकिन हमने यानी जो किया है, आपका ये कहना है कि सियासी इंतकाम नहीं है जो हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो होंगी वो कानून के मुताबिक होंगी। सिद्दीक साहब, हम बात करेंगे नुसरत वाहिद साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो जो बात हम सबसे पहले कर रहे थे IMF मुज़ाकरात की, कल मरियम औरंगजेब की जानिब से एक बयान सामने आया कि IMF का प्रोग्राम तहरीक इंसाफ का तोहफा है, तहरीक इंसाफ की वजह से आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस कदर खराब है। इसके जवाब में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, मरियम औरंगजेब जिस तरह की ज़बान और जो लहजा उनका इस्तेमाल हो रहा होता है वो अनबिलीवेबल है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरह किस तरह बात कर सकता है। लेकिन खैर, बहरहाल उनके अंदर ग्रजेस हैं, इसलिए वो इस तरह इस लहजे में बात करती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इमरान खान IMF के पास गए, उससे पहले 22 दफ़ा कौन गया था? हम लोग गए थे क्या? हम तो पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे। 1.5 साल हमने इंतज़ार किया कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े। आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था मैं खुदकशी कर लूँगा अगर मुझे जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि जब वो गए तो बेहालत मजबूरी, क्योंकि हमारा एक जो फंडिंग थी वो बेइंतहा कम थी। उसके बाद कोरोना डेज आ गए, उन्होंने बेइंतहा मुश्किलात क्रिएट की। तो उस सूरत में या तो दोस्तों के पास वो जाके बात कर रहे थे, या उसके बाद वो चाइना जैसे मुल्क के पास गए। वो किसी और मुल्क के पास नहीं गए, वो मुसलमान मुल्कों से मांगना चाह रहे थे कि हमारी हेल्प आउट करो हमें ताकि हम आगे चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मिल गई चीजें, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा था और कर्ज को उतारना भी इतना ज्यादा था कि वो नहीं कर सकते थे इसके बगैर, इसलिए वो IMF के पास गए। अब मैं ये इस बात पे ये कहती हूँ कि अगर एक इंसान कहता है ना मैं खुदकशी कर लूंगा, खुदकशी एक फिजिकल खुदकशी नहीं होती, ये एक इमोशनल और दिमागी तौर पे एक चीज होती है कि आप ना चाहते हुए भी जाके किसी से मांग रहे। कुछ लोगों को मांगने की आदत होती है और कुछ लोगों को मांगने की आदत नहीं होती। खान साहब ने कभी अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं मांगी। अभी मेरे भाई ने कहा कि फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के 40,000 रसीदें जमा कराई हैं खान साहब ने। क्या ये लोग जमा करवा सकते हैं? अब जिस तरह तोशा खाना के ये पीछे पड़े हैं एक घड़ी के वो घड़ी बेच दी उन्होंने, तो उसी जमाने में बता दिया था कि मैंने घड़ी बेच के इतने पैसे कमाए और ये बनीकाला की सड़क बना ली और इतना टैक्स दिया है। इसके अलावा उन्होंने कोई और चीज नहीं की उस घड़ी को बेच के। क्या इन लोगों ने जो गाड़ियां निकाली, लेकिन नुसरत साहिबा, अभी आपने सुना सिद्दीक साहब ने बहुत सारे इल्जामात गिनवाए हैं इमरान खान साहब के ऊपर। जी, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल है, फॉरेन फंडिंग है, उसके अलावा और 2-3 और चीजें हैं। वो देखिए, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कौन नहीं करता? क्या नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया? उनके तो नाश्ते आते थे और जाते थे हेलीकॉप्टर पे। मरी में बैठे हैं तो उनको वो फलां चीज चाहिए, वो उसमें चली जाती थी। घर के किसी को भूल गए तो उसके लिए, एक दफा कोई मैच खेलने जा रहे थे, बैट भूल गए तो बैट लेने के लिए हेलीकॉप्टर वापस मुड़ा और लेके आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जब आप इख्तिदार में होते हैं तो आप करते। उन्होंने सिर्फ ये कि बनीगाला से पार्लियामेंट का रास्ता ज्यादा होता, अगर वो उस पर गाड़ी पे आ रहे हो तो लोगों को तकलीफ होती कि जी
ہٹو بچاؤ یہ والی چیز جو ٹریفک کنٹرول ہو جاتی ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہیں روزانہ کے حساب سے دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ ہیلی کاپٹر یوز کرتے تھے کہ یہاں سے لے کے یہاں پہ آ جائے بس، اس کے علاوہ اور کیا ہے، یا جلسوں میں گئے ہوں گے تھوڑے بہت، وہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کہ بے دریغ استعمال کر رہے ہوں یا سوچ نہ رہے ہوں کہ ملک کو اس کا نقصان پہنچے گا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی۔ دیکھیں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی توشہ خانہ سے جو ان لوگوں نے چیزیں نکالی ہیں، اچھا نصرت صاحبہ، یہ تو آپ کا کہنا ہے، لیکن جو مخالفین جو کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے دریغ استعمال کے ہی زمرے میں آتا ہے جس طرح کی آسائشیں لی گئی ہیں۔ دیکھیں ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ ایک کہاوت ہے کہ ساس اپنی بہو کو کہتی ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ خان صاحب سانس بھی لے لیں گے نا تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر بندے نے سانسیں روکی ہوئی ہیں، جو مرضی کہہ رہا ہو، وہ نہ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، نہ میڈیا ان کے پیچھے پڑتا ہے، نہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں ہم لوگوں کی طرف سے کوئی چیز ہوئی چھوٹی سی بھی، وہ فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی موجود ہیں۔ سحر صاحبہ، پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو پھنسا کر اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، ان تمام مسائل سے جو ملک میں درپیش ہیں اس سے اس کا اس حد تک تعلق نہیں ہے جس قدر مسلم لیگ نون اس صورتحال سے دوچار ہے۔ کیا کہیں گی اس پر آپ؟ شکریہ شمائلہ، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، بہت درست بات آپ نے کہی تھی۔ دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتی ہیں، باہمی اتحاد اور اتفاق کی بات کی تھی آپ نے، اور ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اندر اہلیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ ملکی مفادات کو سامنے رکھتی ہے۔ یقیناً ہم ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، مشکل معاشی صورتحال ہے، اور جیسے صدیق الفاروق صاحب نے بتایا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ IMF سے قرضہ کیوں لیا، کیسے لیا، حالات تھے، فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں قرضہ لینا، اس کے لیے نیگوسیشن کرنا اہم تھا۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس اس وقت تجربے کار ٹیم نہیں تھی اور وہ غلط کر رہے تھے ڈیپینڈ اس وقت کے اپنے جو فائنانس منسٹرز تھے، تو یہ ان کی غلطی تھی۔ ہم نے تو ان کو میثاق معیشت پارلیمنٹ میں آفر کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے، تو عمران خان صاحب کے پاس ایک چوائس تھی کہ ملک کے لیے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، خود کو آئسولیٹڈ رکھا۔ اس کے بعد جب یہ IMF کا معاہدہ ان کا ہو رہا تھا 2021 میں، تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز، میں نصرت صاحبہ سے بھی بات کروں گی کہ بھائی پلیز آپ نصرت صاحبہ آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا سرچ کر لیں، گوگل کر لیں کہ اس وقت جو ہے شبر زیدی صاحب، رزاق داؤد صاحب اور اس وقت پنجاب کے گورنر کیا کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ دونوں کے سٹیٹمنٹس نکال لیں آپ، نومبر 2021 کی، دسمبر 2021 کی، جو اس وقت کے گورنر پنجاب تھے وہ کہتے ہیں IMF نے ہمارا سب کچھ دکھا دیا۔ دیکھیں وہ اس وقت جو آپ نے فیصلے کیے جس کو آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے تھے، ایک آئسولیشن جو آپ نے کریٹ کی، تو کچھ فیصلے آپ سے غلط ہوئے۔ پھر ان غلط فیصلوں کے بعد آپ نے اب جو معاہدہ کیا اس کو آپ نے بریک کیا۔ جب آپ نے بریک کیا تو نیا ڈسٹرسٹ بھی کریٹ کر دیا۔ اس ڈسٹرسٹ کو آج پاکستانی نیشن فیس کر رہی ہے۔ یقیناً بہت مشکل ترین حالات ہیں، اور جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی عوام میں شامل کریں، کیونکہ یہ مشکلات وہی بلز وہی تمام ہمارے اوپر بھی آتے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ تو یہ مشکلات سے آپ جو ہے نا، جو پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو آپ نکال نہیں سکتے۔ سب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی جو ہے ریسورسز کے اوپر، اور ریسورسز بہت محدود اور شرنک ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری بات میں کہوں گی کہ اگر حل نکالنا ہے لیکن سحر صاحبہ حل ہی تو نہیں نکالا جا رہا، کسی جماعت کی جانب سے بھی حل نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، بس یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ حل کیسے نکلے گا؟ پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس صورتحال کا، اگر آپ کہتی ہیں کہ حل نکل سکتا ہے، کیسے نکل سکتا ہے؟ بس مجھے 1 منٹ اور دیجیے گا، میں آپ کو جواب دے رہی تھی۔ آپ نے کہا پیپلز پارٹی
जो है वो शायद इस पूरी सिचुएशन में कोई बेनिफिट्स दे रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी जो है, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है, जो सब फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत मुतहर्रिक हैं। उन्होंने अपनी जाती हर मसरूफियत को छोड़ के पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फाल डिप्लोमेसी की है। चाहे वो डिजास्टर था जो बारिशों और सैलाब की वजह से आया, जिस तरीके से यूएन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए, जिस तरह से पाकिस्तान को वापस दुनिया से रिकनेक्ट किया है, और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को उससे पहले नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। नहीं, इस बात पे कोई हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पीपल्स पार्टी जो है एक इत्तेफाक से चल रही है, हमारे मेंबर्स कैबिनेट में मौजूद हैं। लेकिन हाँ, अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊंगी। देखिए, जो नजर साहिबा जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी, मैं कहूंगी इस तरह के एक्सप्लेनेशन से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो मैं इल्जामात पे नहीं जाऊंगी। मैं कहूंगी कि इल्जामात को आप खुद एवेल्युएट करें और उसके बाद ही देखें। आज जिसकी हमें जरूरत है वो वाकई हमें एक कौमी यकजहती की जरूरत है, हमें एक इत्तेफाकी राय की जरूरत है, हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने की जरूरत है। तो मैं इमरान खान साहब को कहूंगी, इमरान खान साहब 2014 का धरना भी हो चुका, अब हुकूमत में भी आए, आपने तब भी अपना एक एडवेंचर रखा, आपने जो एक होता है हेड ऑफ द स्टेट का रोल आपने अदा नहीं किया, आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहे और आपने अपने इत्तेहादियों को और अपने मेंबर्स को भी इग्नोर किया। अब आप अपोजिशन में, ठीक है, अपोजिशन में भी है, फिर भी आप एक पॉलिटिशियन है, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने की हैसियत है। ये जो इंस्टेबिलिटी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहे, आप खुद पहल करें। आपको किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, आप कौमी सलामती की मीटिंग तो उस वक्त भी नहीं बैठे जब किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ही मुतालिबा सामने रखा जाता है कि पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, फिर ही कोई दूसरी बात की जाएगी। इन्हीं मौज़ूआत पर मजीद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्की मसाइल की, मुआशी सूरत हाल की, सियासी सूरत हाल की। जो हमारे हुक्मरान हैं उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं उसका असर बहुत ज्यादा हमारी आवाम पर भी पड़ रहा है। और अगर आवाम की बात की जाए तो उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। महंगाई इस कदर है कि आवाम की कमर तोड़कर रख दी गई है। कल भी हमने खबर देखी कि दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, दालें कुछ सस्ती हुई। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अगर 100% अशिया देखी जाए तो उनमें से 99% अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन सिर्फ 1% अशिया की कीमतों में कमी होती है। आवाम का गुजारा यकीनन अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, महंगाई से सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो तो यकीनन आवाम ही है। महंगाई इस कदर है कि अब आवाम का जीना दो भर हो गया है। आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि IMF के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो उनके कर्ज का प्रोग्राम है, उसका सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम पर लाद दिया जाता है और आवाम इस सारी सूरत हाल में परेशान है, बर्दाश्त कर रहे हैं इन हालात को? माजी में ऐसा ही होता रहा है कि सारा बोझ आवाम की तरफ ही मुंतकिल किया जाता है। ये पहली दफा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए नासिर महमूद खोसा कमेटी बनाई थी को 15 दिन पहले, जिन्होंने परसों सिफारिशात दे दी हैं और उन पर अमल दरामद होगा। हत्ता के जो दिफाई अखराजात हैं, जो दिफा से हथियार खरीदने वगैरह से हट कर हैं, वो डेवलपमेंट कह लें, वो रेनोवेशन कह लें या बिल्डिंग्स की तामीर है, उन पे भी कटौती हो रही है। तो इससे मैंने जो अर्ज किया था ना कि अब ये बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन असल हाल यही है सर, आवाम में ही बढ़ जाएगा, अशराफिया के ऊपर तो नहीं आएगा ना, आवाम के ही कुछ तबकात में बढ़ जाएगा बोझ? नहीं, मेरा मतलब है काबीना पे आएगा, पार्लियामेंट पे आएगा, ब्यूरोक्रेसी पे आएगा, सब पे आएगा। ये तो बराह रास्त जो कमा रहे हैं बड़े बड़े ताजिर, उन पर भी 1% बराह रास्त टैक्स जो है वो उस सब बाकी टैक्सों से अलग उनसे बराह रास्त वसूल किया जाएगा। मैं ठीक है, नुसरत वाई साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूंगी महंगाई के ऊपर आपका क्या मौकिफ है? मैं जरा नुसरत वाई साहिबा की 2-3 बातों का जवाब तो दे लूं ना। अच्छा जी कहिए। जल्दी से। मेरी बहन नुसरत वाहिद साहिबा ने कहा कि हमने जी 40,000 रसीदें दी हैं फॉरेन फंडिंग की। आप 40 नहीं 80,000 रसीदें दे दें, लेकिन इसराइल से और भारत से जो फंड वसूल किए हैं और दूसरी गैर मुल्की कंपनियों से,
जो कानूनन आपको फंड नहीं दे सकती, मसला उनका है। और मसला वो है जो आपने अकाउंट छुपाए और स्टेट बैंक ने निकाले और अभी इंक्वायरी जो शुरू हुई है उसमें वो आए हैं। ये गैर कानूनी मसला है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये फरमा रहे हैं, इमरान खान ने कहा था मुझे मेरा एक ड्राइवर, एक मुझे अपना नायब कासिद और 2 और बंदे चाहिए। और फिर देखें उन्होंने बनी गाला से पीएम हाउस तक 98.5 करोड़ रुपए का पेट्रोल हेलीकॉप्टर पे खर्च किया। 98.5 करोड़ रुपए। वो बंदा जो कहता था कि न्यूजीलैंड का या फलां जो वजीर आजम है वो साइकिल पे जाता है, फलां ये करता है, इन्हें साइकिल चलाने लेकिन की सर तौफीक यहाँ नहीं के है। हालात तो ऐसे नहीं है कि साइकिल पे जाया जाए। तीसरी बात, आरिफ नकवी की 250 अरब रुपए की करप्शन। इमरान खान साहब कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है आरिफ नकवी ने, 250 अरब। वो किधर, वो किसने किए, क्या किए? इमरान खान पर उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, 50 अरब रुपए बरतानिया से आए, मलिक रियाज को किसने दिए? जो हुकूमत पाकिस्तान के थे, इमरान खान ने दिए। अच्छा जनाब, जो अपना ये है कोरोना के लिए गैर मुल्की इमदाद आई $1.3 बिलियन, उसमें से 40 अरब की करप्शन किसके जिम्मे आती है, किसके जिम्मे आई? वो रिपोर्ट किसने छुपाई? इमरान खान ने छुपाई। 2 अरब रुपए का हिसाब 1995 को जी। लाहौर हाई कोर्ट को लार्जर बेंच ने कहा कि हिसाब दें। आज 28 अच्छा सिद्दीक साल साहब, हो ये रहे तो हैं। वही बात हो गई, कल भी एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा यही कह रहे थे कि जो गैर कानूनी काम होता है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी जाती है। नुसरत वाहिद साहिबा, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये मुझे चैलेंज करें तो मुझे नोटिस में अगर ये बातें ये सही फरमा रहे हैं, इंडिया और इसराइल की तरफ से फंडिंग आई। मैं आपको बताऊं, इंडिया और इसराइल की इस तरह फंडिंग है कि एक शख्स एक कंपनी में काम करता है, पाकिस्तानी, वो इसराइली कंपनी है, वहां से उसने $100 भेजे, वो $100 इसराइल ने भेज दिए। फिर इंडिया से जो हुआ वो खुद पाकिस्तानी है, उसकी बीवी इंडियन है और उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें से उसने $100 या $200 भेज दिए, वो इंडियन हो गया। सारा फंड जो है हमने इंडिया और इसराइल से ले लिया, वो $200-300 से ऊपर नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्होंने इल्जाम तो लगाना है। फिर वो फरमा रहे थे कि जी जब शुरू हुई है असेंबली तो नून लीग ने और बिलावल भुट्टो ने सब ने कहा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कदम बढ़ाओ वाली बात तक तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही असेंबली से बाहर जाते हैं वो फौरन उनका बयानिया चेंज हो जाता है। हमारे स्पीकर साहब के पास 8-8 घंटे इन लोगों ने बैठ के मीटिंग की है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो उसके बाहर है। लेकिन नुसरत साहिबा, एक चीज ये भी है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ एक ही बात का बस मुतालबा है कि पहले जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए, उसके बाद ही कोई और बात आगे बढ़ सकती है। तो आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ लचक का मुजाहरा करने चाहिए, कुछ हुकूमत से बैठकर बातचीत करनी चाहिए? सिर्फ इल्जाम तराशियों से तो मसले हल नहीं होंगे। इल्जाम तराशी नहीं है। अगर अभी मैं इनकी लिस्ट पढ़ना शुरू हो जाऊं जो ये 200 अरब और 100 अरब आपकी की बात जमात कर रहे हैं, नून लीग पर, नून लीग तहरीक इंसाफ पर, बाकी जमातें एक इनको दूसरे मना पर करें यही पहले सूरत हाल कि ये ना देख रहे करें, हैं। ताकि हमने रिस्पांस तो देना है इनकी बातों का। ये तो नहीं हो सकता कि ये जो मर्जी कह दें और उसके बाद हम बिल्कुल खामोशी से बैठ के और तरक्याती काम बताना शुरू हो जाएं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या इनको नहीं पता कि नून लीग ने कितनी करप्शन की है? क्या इनको नहीं पता वो जो अपार्टमेंट 25 साल तक इनकार करते रहे आज उन्हीं के अपने हैं? लंदन के कौन से शहर में इनके अपार्टमेंट नहीं है? कितना पैसा पाकिस्तान में आया और किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर गया, और फिर जब बाहर से आता है तो आप कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते उनसे। वो जी पैसा बाहर से आया है, कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उसका कुछ पता नहीं। ये रूल इन्हीं लोगों ने बनाया था ना, हमने तो नहीं बनाया था। फिर ये क्या कहते हैं कि जी 16 बिलियन रुपीस उस पे लग गए पेट्रोल पे। पेट्रोल हेलीकॉप्टर पे अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे बताइए, रोज आना वहां से लेकर यहाँ तक साइकिल पे आ रहे हैं अगर, तो रास्ते में क्या होगा? अभी भी जो बाहर निकल के जलसे जुलूस कर रहे होते थे, आपने देखा कितना कॉन्फिडेंट था वो शख्स के कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसके बावजूद 2 दिन पहले मैंने अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप में लिखा था कि प्लीज कोई वॉल इस तरह की लगाएं उनके जहां पे वो स्पीच कर रहे होते हैं कि कोई प्रोटेक्टिव हो। तो वो हमेशा उनका यही जवाब था कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, उसने बचाया। आप देखें 4 अदद गोलियां लगी, उसके बावजूद वो शख्स जिंदा है। उसके ऊपर जो इंसान जिंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है। तुम उठो, अल्लाह ने हमें बचा लिया है।
तो बेशक। इससे अच्छा, बड़ी और सहर क्या कामरान वो साहिबा, होगी? सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर साहिबा, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम भी किया तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इल्जाम और उसके फिर उसका दिफा, यही हम सूरत हाल देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सारे मसाइल में आवाम किस कदर नजरअंदाज हो रहे हैं? और इस मौके पर जो मुल्की सूरत हाल है, अगर हम दहशत गर्दी के वाकयात देखें तो हमने कुछ अर्सा पहले जो पेशावर में हुआ, जो आजकल सूरत हाल चल रही है दहशत गर्दी की, कितनी जरूरी है कौमी यकजहती हुक्मरानों में, ताकि ये जो मसाइल हैं इनसे फोकस हटाया जाए और आवाम को फोकस किया जाए, जो आवाम इस कदर परेशान है आजकल? देखिए, मैं तो वही बात आपसे कर रही थी कि एक ही हल है कि हम एक कौम बने। जिस तरीके से साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खत्ते का एक नारा लगा के पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था, जो कौमी यकजहती जो हमने सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद पूरी पार्लियामेंट ने दिखाई थी और अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी, वो कौमी यकजहती जो पिशावर एपीएस हमले पे हम के बाद जो है पूरी पार्लियामेंट ने और पूरी कौम ने एक रिजॉल्व दिखाया और हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्किल तरीन जंग जीती, नेशनल इलेक्शन प्लान पास हुआ। उसी की जरूरत है। इमरान खान साहब को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। वो पहले भी जो है जब ऑपोजिशन में थे तो वो बाहर बैठ के कभी तरकीब देते रहे कि उंगली से पैसा भेजो, कभी ये कि जी बिल जला दो। ये देखेंगे रवैया चेंज होना चाहिए। वजीर आजम बने तब भी वो तनहा थे, उन्होंने एक एनआरओ की जरूरत लगाई। मैं नहीं जा रही किसी करप्शन के इल्जाम के ऊपर, क्योंकि ये बहस है जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। मैं कहूँ आज के हालात को देखें, पूरी कौम को भी एक बनना होगा। क्या हम हमारा अपना शऊर हमारा अपने मुल्क के लिए जागेगा? क्या हम ये कहेंगे कि जो है हम एक खुद इंसारी की तरफ जाएं? यानी मुझे इतना तजाद नजर आता है कि एक तरफ आप ये देखें कि हमारा कोई रेस्टोरेंट, कोई शॉपिंग मॉल, कोई खाली नहीं होता, कहीं आपको जो है ना पार्किंग की जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ हमें लोग जो है एक निवाले के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अपना रवैया भी तब्दील करने की जरूरत है, एक माशा बनने की जरूरत है। और इमरान खान साहब के पास कौन सी गारंटी है कि भाई अगर उनकी मर्जी के मुताबिक लेकिन आज इलेक्शन हो लेकिन रहे हैं। सहर साहिबा, आवाम जो है वो एक अपने मिनट हुक्मरानों की तरफ देखते हैं ना, जब वो देख रहे हैं कि वहां पर इत्तेफाक नहीं है, वहां पर इंसाफ नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आवाम का भी ऐसा ही हाल होगा। कोई डर और खौफ ही नहीं है उनमें। देखिए ये शिवाला मुझे बस मुकम्मल करने दें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं वो भी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, इसी माशरे का हिस्सा होते हैं। ओवरऑल हमें अपने रवैया तब्दील करने की जरूरत है। मैं कही थी कि इमरान खान साहब ने जो इतनी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, उन्होंने कभी जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, कभी जो है किसी के ऊपर हमला, कभी मुल्क की कौमी इदारों के सरबराहों को धमकियां, ये जो रवैया अपनाया हुआ है, मुझे बताएं कि आज अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या वो उससे तस्लीम कर लेंगे? यानी इमरान खान साहब अगर इलेक्शन चाहते थे तो जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, उन्हें लगता था कि जी मैं अपने लोगों को रिकनेक्ट नहीं कर रहा और किसी और पे इंसार कर रहा हूं, तो ये उनकी गलती थी। अगर ये उस वक्त इनके पास ऑप्शन था कि भाई आप असेंबली तहरीर करके इलेक्शन अनाउंस कर देते, इन्होंने नहीं की। ही वेटेड टिल द लास्ट मोमेंट, उन्होंने आइन को जो है अंडरमाइन करने की कोशिश की। उसके बाद इनको पहले ये था कि हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत मिल गई। इनकी सूबों में हुकूमत है, इन्होंने असेंबलियां तहरीर कर ली। ये पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहते। व्हाट इज द गारंटी कि इतने मुश्किल माशी हालात के दौरान, ऐसे वक्त में जबकि एक तिहाई पाकिस्तान ने सफर किया लेकिन है, लेकिन लेकिन सहर साहिबा, अब तो पीटीआई वाले आना चाह रही हैं असेंबली में, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। महिला आप बताएं कि पीटीआई वाले चाहते क्या है? इमरान खान साहब एक ऐसे मेंटल अच्छा, ये हम पूछते हैं, ये हम नुसरत वाहिद साहिबा से चाहते। पूछते हैं। नुसरत साहिबा, आप हमें बता दीजिए कि आखिर तहरीक इंसाफ चाहते हैं। एक मिनट, वो इंतशार चाहते हैं इमरान खान साहब, सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वो पार्लियामेंट में बैठना कभी भी पसंद नहीं करते और वो कभी अदालत जाते हैं इस्तीफे मंजूर कराने। अच्छा सहर साहिबा, इसका हम जवाब लेंगे कि आखिर इमरान खान क्या चाहते हैं। इसका जवाब हमें नुसरत वाहिद साहिबा देंगी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इससे बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अवामी मसाइल की और कमर तोड़ महंगाई की और हुक्मरानों में जो कौमी यकजहती की कमी है। और सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमें ये कह रही थी कि इमरान खान सिर्फ इंतशार चाहते हैं। तो इसका जवाब हम जरूर लेंगे नुसरत वाहिद साहिबा से। नुसरत साहिबा बताइएगा, मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान सिर्फ इंतशार चाहते हैं, वो किसी मामले पर बैठते ही नहीं है हुकूमत के साथ। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, खान साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2011 में उन्होंने ये बात की थी कि, बल्कि इससे भी पहले, कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़
काम करूंगा अगर हुकूमत मिल गई। तो उस वक्त तो तस्वीर भी नहीं था कि गवर्नमेंट बन जाएगी या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन वो हमेशा से करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे कि करप्शन इस मुल्क से ख़त्म होगी तो आगे बात चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना पैसा इस मुल्क में था और है वो आधे से ज़्यादा तो चला जाता है कहीं। अगर सिर्फ FBR को देखें आप, जो बड़े बड़े महकमे हैं वहाँ से देखें किस कदर पैसा स्मगल होता है, फ्रॉड होता है, कितनी ज़्यादा करप्शन होती है यहाँ पे। जो भी हमारी स्कीम होती है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट थी, आपने देखा कि एक शख्स FBR का, उसके पास से 800 शनाख्ती कार्ड निकल रहे हैं, यानी वो गरीबों का हक वो खुद लेके हड़प कर रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिस तरह जब तो कोरोना नुसरत साहिबा, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से क्या स्कीम्स लाई गई थी करप्शन को रोकने के लिए? हमें कुछ याद करवाइएगा। देखें, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ज़माने में करप्शन का, अभी तक आप लोग देख लें, जितने भी आप लोगों ने केसेस करने की, आप लोगों ने सॉरी, जितने भी इन लोगों ने करप्शन के ऊपर केसेस करने चाहे, या खान साहब के ऊपर चाहे या बाकियों के ऊपर चाहे, उसमें से कोई भी तो एक ऐसा नहीं है जो जिसको कहा जाए कि वो करप्शन के ऊपर हुआ है। सारों को बोलने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, सारों को बोलने के ऊपर अजियतें दी गई हैं, सारों के साथ जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ऐसा रवैया इख्तियार किया गया है जिससे वो नुसरत साहिबा, वही तो जो आपका दौरे हुकूमत था तहरीक इंसाफ का, उसमें क्या स्कीम्स लाई गई, करप्शन के खिलाफ क्या इकदाम किए गए बात उसे ये रोकने है, के लिए? नहीं ये बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि हमें पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी, 3.5 साल हमने हुकूमत की, जो कि किसी भी कौम की हिस्ट्री में कोई अहमियत नहीं रखते। उसके बावजूद आप देख लें कि एक जब लीडर हमारा करप्ट नहीं है तो नीचे के लोग भी करप्ट नहीं थे। वो लोग आए ज़रूर थे पीपल्स पार्टी से और नून लीग से और दूसरी जमातों से, ज़ाहिर है पाकिस्तानी ही लेने थे ना, हम अमेरिकन या इंग्लैंड के लोगों को तो नहीं ले सकते थे अपने साथ। वो लोग जब आए हैं तो उन्होंने आके पूरी ऑनेस्टी से काम किया है। पहले तो हमें अपने इर्द गिर्द देखना था ना कि करप्शन को कहाँ हम लेके जा रहे हैं, या हमारे लोग करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उस तरह की चीज़ नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। ये जितने मर्जी बोल ले कि ये हुआ और ये हुआ। अगर मैं सिर्फ इनकी बात बता दूं कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है, रोज़ाना $50 लाख अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं चाहता कि वो अफगानी करेंसी में या पाकिस्तानी करेंसी में तिजारत करे। वो लोग यहाँ आते हैं, वो चीज़ें ख़रीदते हैं और या बेचते हैं, वो डॉलर लेके चले जाते हैं रोज़ाना 50। लेकिन नुसरत साहिबा, एक चीज जिसका इल्जाम मुखालिफिन भी लगाते हैं, आवाम भी काफी कारकर्दगी से मायूस हुए थे तहरीक इंसाफ की, जो वादे किए गए थे और जो दावे किए थे बुलंदो बांग, वो हमें पूरे होते हुए नजर नहीं आए आपके दौरे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या वो एनवायरनमेंट इस तरह की थी जिस तरह की आजकल है? हमारे आते साथ ही पहले तो इकोनॉमी आपको पता है किस हालत में थी, उसके बाद जब उसको दुरुस्त करना शुरू किया तो कोरोना आ गया। कोरोना डेज में आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी इनके हुकूमत के आने के बाद है 6% पे थी। कैसे पहुंच गई? पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी 6% पे नहीं पहुंची थी। शायद मुशर्रफ के ज़माने में थोड़ा बहुत ऊपर गई थी क्योंकि वो डॉलर बहुत ज़्यादा अमेरिकन मिल रहे थे उनको। लेकिन नुसरत साहिबा, कोरोना में तो फंड्स भी हुकूमत को फंड्स भी मिले थे, बिल्कुल मिले थे, लेकिन वो फंड्स आपको पता है किस तरह इस्तेमाल हुए। आप ये देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को हमने जब एहसास प्रोग्राम का नाम दिया और हर बंदे को 12-12 हज़ार रुपए मिले, बगैर ये देखे, बगैर ये सोचे कि किस पार्टी से, उसमें भी बेइंतहा करप्शन थी। हुई है, बिल्कुल हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई। लोग तो हम ही है ना, मैं और आप ही है ना। हमको तो करप्शन की आदत इन दोनों हुकूमतों ने इस तरह डाल दी है कि हम सोचते ही नहीं है करप्शन करते हुए। हमें ये होता है कि बस तोहफा मिल रहा है या कोई और गिफ्ट मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। ये करप्शन की आदत बिल्कुल, करप्शन की आदत डाली है इन दोनों ने, करप्शन को खत्म कर दिया है इन दोनों ने कि आपका माली, आपकी मासी, आपका कुक, हर बंदा करप्शन करेगा, चाहे 2 रुपए की करे चाहे 100 रुपए की करे। क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम है कि, और सर साहब आपसे भी यही जवाब मैं चाहूंगी कि आप दोनों जमातों ने तहरीक इंसाफ को करप्शन की आदत डाल दी है। हमने ये कोशिश की कि जब हम अपोजिशन में थे तो चाहे TLP का धरना हो, चाहे कोरोना आए, चाहे इंडियन एग्रेशन हो, हमने साथ दिया हुकूमत का। और इसके साथ ही उस वक्त भी माशी चार्टर की, इक्तिसादी इकोनॉमिक चार्टर की पेशकश की कि बैठ के सब मिल के पूरी कौम इक्तिसादी चार्टर करे। इमरान खान ने रिजेक्ट किया, हमने उस वक्त। फिर जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने तो उन्होंने 10 अप्रैल को फिर कहा कि आइए एक बैठे, इक्तिसादी चार्टर करें, आइए ग्रैंड डायलॉग करें। ये तो इनका ये जवाब है। दूसरी है दहशत गर्दी।
दहशत गर्दी का मामला ये है कि KPK में इनकी हुकूमत 9.5 साल रही है, उसमें 412 या 410 अरब रुपए इनको दिए गए सिर्फ पुलिस और मुतल्लिका इदारों को ठीक करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1 साल में दहशत गर्दों ने KPK में 360 पुलिस वाले शहीद किए और हुकूमत इमरान खान की थी। और जी। वहाँ से चले अफगान बॉर्डर से एक लश्कर चला और जाके उन्होंने बन्नू जेल तोड़ी और अपने दहशतगर्द रिहा करके चले गए और इमरान हुकूमत ने उनका रास्ता कहीं नहीं रोका। ये तो दहशतगर्दी पे इनकी कारकर्दगी है। अब ये कहती हैं कि जी करप्शन, इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ उठे। मैंने पहले कहा है कि जो इमरान खान तो 1990 से 95 तक उन्होंने शौकत खानम के लिए अरबों रुपए जमा किए, 2 अरब रुपए का हिसाब मांगा लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। आज 28 साल हो गए, उन्होंने हिसाब नहीं दिया। कहाँ गए? अगर वो इतने ईमानदार हैं क्यों नहीं हिसाब दिया? तो ईमानदार नहीं। दूसरी बात कि इनकी जाती ऑफशोर कंपनियां, ये लोगों को कहते हैं बाहर पैसे रखे हुए उन्होंने। आपने जो बाहर ऑफशोर कंपनियां रखी हैं और तस्लीम करनी पड़ी आपको, वो ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है? यकीनन पाकिस्तान से बाहर है। यानी तो कहा ऑफशोर जा सकता है पैसा करप्शन की बहती गंगा में तो तमाम ही जमातों ने हाथ धोए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने करप्शन नहीं की है। शुमाइला, जो बंदा ये दावा करे कि वो सारे तो खराब है, मैं ठीक हूँ, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। ठीक है सिद्दीक कुछ तो साहब, ये फर्क इल्जामात का पैदा करना। सिलसिला तो हम जब से देख रहे हैं, जब से हमने आँख खोली है तब से हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहती हैं और ये सियासत का यकीनन एक हिस्सा है। आखिर में आप तीनों मेहमानों से मैं एक जी इसे 2 जुमले सुन ले, मैं हल बताता हूँ। 2 अच्छा। जुमले ये हैं कि फिर इमरान खान ने अपना काला धन परवेज मुशर्रफ के दिनों में सफेद कराया, फिर इनकी बहन ने 65 अरब रुपए का काला धन सफेद कराया, वो भी मुल्क से पैसा बाहर लेके गई। अब इस बात पे आ जाइए कि हल क्या है? हल ये है पूरी ईमानदारी से कि मेरी सर, पार्टी अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए हल बताएं कि अवाम अब क्या उम्मीद रखें तमाम सियासी जमातों से। हल ये है कि तमाम सियासी लीडर बैठे उसी तरह जिस तरह दिसंबर 2014 में नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी दहशतगर्दी के खिलाफ APC। अब फिर ये APC हो, उसमें हर बंदा, हर लीडर अपनी सियासी पार्टी से बुलंद हो, सामने जो मसाइल हैं उनको देखें और इत्तेफाक राय पैदा करें। तो सर, ये आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि तमाम जमातों को बिठाएं। सहर साहिबा, आप क्या कहेंगी, कितनी जरूरी है कौमी यकजहती और इन तमाम मसाइल का हल क्या है? एक लाइन में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल वाहिद हल जो है वो कौमी यकजहती है और मैं ये समझती हूँ और कि उसी ये की जो सबसे एक ज्यादा इमरान कमी है। डिफेंस करने के बजाय बेहतर ये है कि इमरान खान साहब अपना रवैया बदलें, वरना जो करप्शन की मिसालें उन्होंने KP के अंदर कायम की हैं, जो अद्वियात का करप्शन था, जो आटा चीनी का करप्शन था, जिन माफिया का वो जिक्र करते थे, जो जिस तरीके से मेट्रो के अंदर करप्शन हुई, बिलियन ट्री सुनामी के अंदर हुई, ये गिनाते रहेंगे हम और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बात ये है आज के मसाइल को समझें, जो है जिम्मेदारी का सबूत दें और बजाय ये कि जानते बूझते जब आपको पता है कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप मसाइल बढ़ा रहे हैं, आप आए आके बैठे सबके साथ और सब्र करके इंतजार करें, आइन के मुताबिक हो जाएंगे इंतखाबात, लेकिन ये कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी खत्म करें ताकि एक अच्छा जो है वो मैसेज जाए दुनिया के अंदर, ताकि जो बेएतबारी है पाकिस्तान की वो खत्म हो। और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपने किस तरीके से मुआहिदा करके IMF से उसको जो है वो आपने उसकी एक डिस्ट्रेस किया कायम। अब दुरुस्तगी भी करनी है, मिलके करनी है पाकिस्तान के लिए। इस किस्म की जो है रवैये से दुरुस्तगी नहीं होगी। रवैये की आपका कहना है कि रवैये बदलने होंगे। नुसरत साहिबा, आप क्या कहेंगी? रवैये को तब्दील करने का मशवरा दिया जा रहा है। ये सिर्फ खान साहब के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? वो तो एक पार्टी है बेचारी, 13 पार्टीज इकट्ठी हुई हुई हैं, इनसे कहिए कि करें काम। इनको किसने मना किया है? ये तो अभी भी सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं। ये तो इस वक्त भी पाकिस्तानी डॉलर जो है बाहर स्मगल हो जा रहा है। जो हमारे ज़माने में जो बॉर्डर लगाया गया था उसको काट के वहाँ से
دہشت گرد اندر آ رہے ہیں. ہمارے زمانے میں تو کوئی دھماکہ نہیں ہوا. الزام ہمارے اوپر ہے جی, ہم نے ان کو پرورش کی, ہم نے ان کو پالا. نہیں, ہم نے ان کو انسان نہیں, سمجھا. ملک ہم نے ان کو بالکل نصرت صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وقت کی کچھ کمی ہے, لیکن واپس لا کے بٹھایا, واپس لا کے کسی نے نہیں بٹھایا. پاکستانی طالبان پاکستانی شہری تھے, ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا کہ ان کو دہشت گرد بنا دو. کیوں امریکہ طالبان سے چاہ رہا تھا مذاکرات؟ پاکستان کروا رہا تھا نا ان کے باہر کے ملکوں میں بھی. تو اس کے بعد وہ چلے گئے. آپ لوگوں کے الزامات کی اگر جواب دینا شروع کرو نا تو آپ لوگ منہ دکھانے کے یہ کیسی ڈیبیٹ ہے جو کہ میرے خیال سے چلتی ہی رہے گی, اور اس کا کوئی فائنل نتیجہ نکلنا بہت مشکل ہے. نصرت واحد صاحبہ, صدیق الفاروق اور سینیٹر سحر کامران ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان تھے, اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ ملک کی جو مسائل ہیں ان کا حل صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے قومی یکجہتی, تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں اور جو ملک میں عدم استحکام ہے اسے بھی سنبھالا جا سکے. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.